Assalamu alaikum. I hope you are all fine. Today is our second topic of discussion of English grammar series. It is miscellaneous mistake. इसमें हम पढ़ेंगे redundancy की mistakes and repetition और wordiness mistakes. ये तीन तरह की mistakes होंगी जो MCQs में given होगी and we have to sort out them. So our first MCQ is did you ever एक और बात कि आपको इनकी जो PDF है या जो हम पढ़ रहे हैं ये किप्स सीरीज़ है, प्रैक्टिस बुक है उनकी, उसकी PDF आपको कमेंट में या फिर आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ये आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी PDF के अलावा ये जो हम पढ़ इसके अलावा इनके एक सेल्फ़ असेसमेंट टेस्ट होते हैं, तो आपको ये करना है कि ये मैं पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, जो सेल्फ़ असेसमेंट टेस्ट है वो आपने खुद प्रिपेयर करने हैं। अगर उनमें कोई भी MCQs नहीं समझ आता, कोई भी मसला होता है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूँगी। और फर्स्ट MCQ इज़ डिड यू एवर सी मोर बेटर अल्फाल्फा ग्रोइंग आउट ऑफ द अर्थ। अच्छा, आपको पता होना चाहिए पहली चीज़ यहाँ पे जो हमारे पास है हमने चीज़ें नोट करनी है। अल्फ़ा में एवर है, एवर की लोकेशन हमने देखनी है। जैसे पिछले लेक्चर में भी हमने देखा है कि जो एवर वगैरह वर्ड्स होते हैं ये उस वर्ड के साथ उसके बिल्कुल करीब यूज़ होते हैं जिसको ये मॉडिफाई करते हैं। तो सिमिलरली ये सी को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है, इसकी कोई मसला नहीं है। इसके बाद है ग्रो आउट, निकलना, इसका भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पे मसला कहाँ है? मोर बेटर में। आपको पता होना चाहिए कि दो comparative degrees cannot be used together. We cannot use double subject, double relative pronoun, double preposition, double interrogative, future, negative, comparative. We cannot use them all. So we have to avoid them and we will notify them as a wrong. So यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रिमूव कर देना है मोर को। मोर नहीं आएगा, सिर्फ बेटर आएगा, क्योंकि बेटर एज इट इज़ इटसेल्फ ये क्या है कि कंपैरेटिव डिग्री है, इसलिए ये बेटर, मोर बेटर नहीं आएगा, सिर्फ बेटर ही करेक्ट होगा हमारे पास। Our second MCQ is I did remember the rummage sale to which I sent all my old clothes. आपको पता होना चाहिए रमेज सेल क्या होती है। ये FSA की बुक में रमेज सेल का वर्ड यूज़ हुआ है, वो किसी कहानी में कि जो फरिश्ते से बात करते हैं, आई डिडंट रिमेंबर इट, बट उसमें रमेज सेल का वर्ड यूज़ हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब होता है कि ऐसी सेल जिसमें पुराने कपड़े बिकते हो या फिर सस्ते दामों कपड़े फ़रोख्त होते हो। सबसे पहले देखिए आई डिड, यहाँ पे देखें सेंट है, यहाँ पे देखिए डिड है, पास्ट को फॉलो कर रहा है, इसलिए डिड में कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसके बाद विच किसके लिए? सेल के लिए। सेल क्या है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग चीज़ों को हम किससे मॉडिफाई करते हैं? लिविंग से करते हैं, इसलिए विच में भी कोई मसला नहीं है। इसके बाद है सेल, सेंट में भी कोई मसला नहीं है, इधर पास्ट यूज़ हुआ है, इधर पास्ट यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अब नेक्स्ट देखें मसला कहाँ है। टू विच, हमने यहाँ टू यूज़ कर लिए, यहाँ पे हम दोबारा टू यूज़ कर रहे हैं। हम दो दफ़ा टू यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि वी कैन नॉट यूज़ डबल सब्जेक्ट, डबल रिलेटिव प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, इंटरोगेटिव, फ्यूचर एंड नेगेटिव एंड कंपैरेटिव। यहाँ पे क्या डबल प्रीपोजिशन यूज़ हुई है। अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल वी कैन नॉट यूज़ डबल प्रीपोजिशन, सो वी विल रिमूव टू, सो डेल्टा विल बी आंसर। क्वेश्चन MCQ नंबर 3 है हमारे पास। देन ही ओपनड मी एंड लॉक्ड मी डोन। लुक मी डोन होता है कि हकारत की निगाह से देखना, ठीक है। तो देन ही ओपन है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ देखें, देन से शुरू हो रहा है सेंटेंस। देन वगैरह से जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो कौन सा होता है? डिपेंडेंट। वो कौन सा होता है? डिपेंडेंट होता है। ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। देन ही ओपनड, ही है, सब्जेक्ट है, कोई मसला नहीं है ही में, एंड ही क्लच्ड। अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही, ठीक है। मैंने पहले बताया कि डबल सब्जेक्ट हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। यहाँ पे वो क्या कर रहे हैं? दोबारा ही लिख रहे हैं, लेकिन हम दोबारा ही यूज़ नहीं कर सकते, हमने सब्जेक्ट को सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करना होता है। सो ये वाला सब्जेक्ट ही ऑलरेडी यूज़ है, जो ऑलरेडी यूज़ है उसको हम रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि एंड के बाद हम दोबारा ही नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे एंड के बाद हम ही तब यूज़ कर सकते हैं जब दो डिफरेंट पर्सनस की बात हो रही हो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बंदे की बात हो रही है, तो इसलिए हम डबल सब्जेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बी जो है ये रॉन्ग ऑप्शन होगा, ठीक है। हिट मी ओवर, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है, मारना उसने। व्हेन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट यूज़ हुआ है हिट के लिए, यानी उसने हिट किया है तो वो उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, तो इसमें भी कोई मसला नहीं। तो मसला कहाँ है? बी में, यानी हम ही को रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट MCQ नंबर 4 है हमारे पास। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, ये भी एक तरह के सेंटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली नहीं लिखे जाते, यानी आप कहते हैं ना तोड़ मड़ोड़ के कोई चीज़ पेश करना। सिमिलरली इस तरह के सेंटेंस होते हैं। बाल बच्चे इनको इजीली समझ सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं समझ आती उन्होंने क्या करना होता है कि वो इसको खुद भी तोड़ दें। मतलब मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चिपिंग, किसी ने बात की है कि मिस्टर चिपिंग आपकी बात काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट वंस अगेन यहाँ पे एक और रूल देखें, बट के बाद
कोमा यूज़ हुआ है। बट क्या होती है हमारे पास कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती है। आपको पता है ना फैन बॉयज़, ये कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती है। जब ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करते हैं तो हम इनसे पहले कोमा यूज़ करते हैं। तो बट वंस अगेन इट प्रूव्स माई पॉइंट डैट यू लिव टू मच इन द पास्ट हिस्ट्री। यहाँ पे बताएं कौन सी मिस्टेक है। पास्ट हिस्ट्री, ये MCQs है रिडंडेंसी का। रिडंडेंसी क्या होती है कि हम दो सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड जो होते हैं उनको एक साथ यूज़ नहीं कर सकते, सिर्फ एक यूज़ करेंगे। जैसे हम मोस्टली यूज़ करते हैं ना कि प्रोग्रेस फॉरवर्ड, इसमें फॉरवर्ड नहीं सिर्फ प्रोग्रेस यूज़ करेंगे। इसके अलावा फ्री गिफ्ट, गिफ्ट तो हमेशा फ्री होता है तो इसलिए इसके साथ फ्री नहीं लगाएंगे, सिर्फ गिफ्ट होगा। इसके अलावा फर्स्ट डेब्यू, डेब्यू का मतलब ही फर्स्ट अपीयरेंस होता है तो इसलिए इसके साथ भी हम फर्स्ट नहीं लगाएंगे। तो इसी तरह ये वर्ड होते हैं। इसी तरह पास्ट हिस्ट्री है, हिस्ट्री तो ऑलरेडी पास्ट होती है ना, तो इसके साथ हम पास्ट हिस्ट्री नहीं यूज़ करेंगे, हम हिस्ट्री को रिमूव कर देंगे। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग मिस्टर चिपिंग, बट वंस अगेन इट प्रूव्स माई पॉइंट डैट यू लिव टू मच इन द पास्ट। यहाँ पे क्या है कि रिडंडेंसीज के रूल से हमने इसको सॉल्व किया। यहाँ पे देखें, यहाँ पे टू मच में अगर आपको लगे कि टू मच में मसला है तो इसमें कोई मसला नहीं है। टू क्या है, एडवर्ब है। मच क्या है, उसका जो एडजेक्टिव है। तो ठीक है, एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। ठीक है, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट MCQs नंबर 5 है हमारे पास। बिकॉज वी ऑल वर नोवाइसिस। नोवाइसिस क्या होते हैं, न्यू, जो न्यू कमर्स होते हैं ना, जो नए आते हैं उनको नोवाइसिस कहते हैं। एट योगा आर इंस्ट्रक्टर डिसाइडेड टू स्टार्ट विद बेसिक्स डैट वर वेरी इजी टू बिगन विद। अच्छा, आपने जब इस तरह के सेंटेंस पढ़ने हैं आपने 2 दफ़ा रीड करने हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट विद, बिगन विद, 2 दफ़ा विद यूज़ किया है। यानी डबल प्रीपोजिशन क्या होती है, अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट इज़ रॉन्ग। वी कैन नॉट यूज़ डबल प्रीपोजिशन इन एनी ऑफ आवर सेंटेंस। सो हम यहाँ पे विद को रिमूव कर देंगे। बाकी नोवाइसिस है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर उन्होंने लिखा होता है ना न्यू नोवाइसिस, फिर ये गलत होता है। लेकिन न्यू का वर्ड नहीं लिखा हुआ, कोई मसला नहीं है, ये ठीक है। फिर एट योगा है। एट आपको पता है किस तरह की लोकेशन को शो करता है, डिस्टेंस लोकेशन को या सिर्फ जस्ट पॉइंट ऑफ लोकेशन को। तो इस, या फिर आप कोई नई चीज़ शुरू करें, मतलब कोई नए काम पे जाएं तो उसके लिए एट यूज़ होता है। तो यहाँ पे ठीक यूज़ हुआ है। आर इंस्ट्रक्टर डिसाइडेड टू स्टार्ट विद डैट वर ईजी। बेसिक्स है, प्लूरल है, इसलिए वार यूज़ हुआ है। वार में भी कोई मसला नहीं, इसलिए मसला किस में, चार्ली में, स्टार्ट विद। नेक्स्ट MCQ नंबर 6 है हमारे पास। द कोच वॉकड ऑफ द फील्ड in the middle of game leaving her team at a time when we needed her। यहाँ पे देखिए दी कोच है, दी क्यों यूज़ हुआ है इसके साथ, आपको पता होना चाहिए। दी हम तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ को स्पेसिफाई करना हो। जैसे द ब्लड ऑफ अ मैन, यहाँ पे मैंने दी क्यों यूज़ किया, क्योंकि एक आदमी का ब्लड, मैंने उसको स्पेसिफाई कर दिया कि एक आदमी का ब्लड, इसलिए हमने यहाँ पे दी कोच क्यों यूज़ किया है। कौन सा कोच, जो वॉक ऑफ द फील्ड, यानी जो फील्ड से चल के गया है, जो गुजरा है या जो फिर आए या जो भी आप कह सकते हैं, तो उसके लिए हमने स्पेसिफाई किया, इसलिए हमने उसके लिए दी यूज़ कर दिया है। ठीक है, वॉक ऑफ, ठीक है, दी फील्ड दोबारा इसलिए यूज़ हुआ क्योंकि स्पेसिफिक कर दिया, हमने स्पेसिफाई कर दिया। इन द मिडल ऑफ गेम, ठीक है, ये पूरा एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम अपना सेंटेंस देखें। लिविंग हर, लिविंग क्या है, एक जेरन है। हर टीम एट अ टाइम व्हेन वी नीडेड हर, व्हेन टाइम को शो कर रहा है, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं, वही है, प्लूरल है, ठीक है। लेकिन लिविंग हर टीम एट अ टाइम व्हेन वी नीडेड हर, इसमें सब्जेक्ट मिसिंग है। जिसमें सब्जेक्ट या फिर वर्ब वगैरह मिसिंग होते हैं उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट। वो डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट को हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते, इसको हमने इंडिपेंडेंट के साथ कनेक्ट करना होता है, या फिर हम इसको कोमा से कनेक्ट करते हैं या फिर किसी सब ऑर्डिनेट कंजक्शन से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है जो कि रॉन्ग है। यहाँ पे हम कोमा लगाएंगे तो फिर ये ठीक हो जाएगा, इसलिए मसला किसमें, चार्ली ऑप्शन में। तो चार्ली में हम क्या करेंगे, कोमा लगा देंगे। नेक्स्ट MCQ नंबर 7 है। देयर इज़ नॉट इवन वन हु इज़ वेल ऑफ येट दीज पीपल आर द रिचेस्ट आई हैव एवर नोन। अच्छा, आपको पता होना चाहिए वन का मैंने आपको रूल पहले भी बताया हुआ कि वन या ओनली आ जाए तो ओनली या सिर्फ वन आ जाए तो इसके बाद वाला डिसाइड करता है कि सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ठीक है, लेकिन अगर ओनली वन आ जाए तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। लेकिन हु ये सिंगुलर है, ठीक है, वेल ऑफ, ठीक है। येट जो है, येट ये न्यू सेंटेंस को स्टार्ट करता है। येट एज अ हमारे पास सब ऑर्डिनेट कंजक्शन ये न्यू सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं। जब ये न्यू सेंटेंस को स्टार्ट करे तो हम इससे पहले कोमा यूज़ करते हैं। जब ये बाद में आए, यानी पहले एक सेंटेंस है उसके बाद एक और सेंटेंस है,
तो इस तरह जब ये आए तो हम इससे पहले क्या यूज़ करते हैं, कोमा यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू ग्रामर। और इसके अलावा दी रिचेस्ट, क्योंकि हम ज़्यादा लोगों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो इसलिए हम दी रिचेस्ट कह रहे हैं। यहाँ पे देखें ना, दीज का वर्ड यूज़ हुआ है। दीज का मकसद यही है ना कि एक से ज़्यादा पीपल है। अगर दो लोगों का कंपैरिजन हो तो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं, दो से ज़्यादा का कंपैरिजन हो तो हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। तो सुपरलेटिव डिग्री रिचेस्ट यूज़ हुआ है और सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दी आता है, तो ये भी कोई मसला नहीं है, इसलिए दी रिचेस्ट क्या होगा, करेक्ट होगा। आई हैव एवर नोन, ठीक है, हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है, नोन में भी कोई मसला नहीं है, इसलिए मसला किसमें, बीटा ऑप्शन में, उसके बाद कोमा आना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, देयर लेग्स एंड आर्म्स आर लाइक स्टिक्स ऑफ लिकोराइस हु नेवर क्राई नोर दे लाफ एंड हुज वेट 10 EB एट द एज ऑफ 2 years। यहाँ पे देखें उन्होंने देयर लेग्स लिखा हुआ है। देयर लेग्स एंड आर्म्स आर लाइक यूज़ होता है किसी चीज़ को मुशाबा करने के लिए, किसी चीज़ की एक चीज़ को दूसरी चीज़ से सिमिलैरिटी शो करने के लिए। तो यहाँ पे लाइक यूज़ हुआ है, ठीक है। स्टिक्स ऑफ लिक्वर, इसको उर्दू में तशबीह भी आप कह सकते हैं, तशबीह, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। सिमिली, हु नीदर कराए, देखें यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, हु है। जब हम नीदर, नोर, ईदर और वगैरह यूज़ करते हैं तो इनका सब्जेक्ट मोस्टली एक ही सब्जेक्ट होता है और उस सब्जेक्ट को हम रिपीट नहीं करते। हम रिपीट करें अगर तो हमने किसको करना होता है, हम हेल्पिंग वर्ब को कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट इनका मोस्टली एक होता है जिसको हम रिपीट नहीं करते। यहाँ पे सब्जेक्ट हु है, हु नीदर क्राई नोर लाफ, यहाँ पे दे नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट सिर्फ एक है और हु तो ऑलरेडी देर को शो कर रहे हैं ना, तो मतलब दे की ज़रूरत ही नहीं है हमें, तो इसलिए हम दे को रिमूव कर देंगे। हमारा मसला कहाँ है, चार्ली में, एट दी एज ऑफ 20 years, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। यहाँ पे दी का रूल देख लें कि ऑफ फ्रेज़ के, यहाँ पे एक और दी का, पहले मैंने आपको बताया ना कि हम स्पेसिफाई करने के लिए चीज़ों को यूज़ करते हैं। इसका एक और तरीका है याद रखने का कि ऑफ फ्रेज़, ये देखें ना, ऑफ के साथ एक फ्रेज़ शुरू हुई, ऑफ फ्रेज़ से पहले भी हम जो वर्ड आते हैं उसको दी के साथ शो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ MCQs नंबर 9 है हमारे पास। Perhaps your family would be comfortable sitting more in chairs than on the kitchen table। यहाँ पे देखें more than, ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए more के साथ than यूज़ होते हैं। नेक्स्ट कम्बिनेशन मिस्टेक्स का जब हम करेंगे ना टॉपिक, तब ये सब आपको सही तरह क्लियर हो जाएगी, ठीक है। more than, perhaps your family would be वुड बी, ठीक है, इसकी कोई मिस्टेक नहीं है। पास्ट फॉर्म यूज़ हुई है विल की। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल का आपको मतलब पता होना चाहिए। कंफर्टेबल सिटिंग इन चेयर्स, यानी मोर के जो हम लोकेशन है, यहाँ पे मोर देन तो ठीक है अगर मोर और देन यूज़ किया, लेकिन मोर की जो लोकेशन है इस तरह नहीं होती। जैसे पहले भी हमने एक दो वर्ड यूज़ किया है कि वो जिस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं उसके बिल्कुल साथ यूज़ होते हैं। यहाँ पे मोर मॉडिफाई करे कंफर्टेबल को, इसलिए मोर की लोकेशन कंफर्टेबल से पहले है। मोर कंफर्टेबल से पहले आएगा, ना कि सिटिंग के बाद, इसलिए मोर की लोकेशन गलत है। मोर का यूजेज गलत नहीं है, मोर की लोकेशन गलत है। मोर कंफर्टेबल सिटिंग इन दी चेयर, वैसे मोर स्किप भी कर दे तो कोई मसला नहीं, लेकिन देन लिखा हुआ है तो हम इसको स्किप करना प्रेफर नहीं करेंगे। मोर कंफर्टेबल सिटिंग इन दी चेयर्स देन ऑन दी किचन टेबल। ऑन दी टेबल, जो चेयर होती है ना जिसके ऐसे बाजू बने होते हैं चेयर के, उसके लिए हम इन यूज़ करते हैं। लेकिन बाकी जो दूसरी सादा चेयर्स होती हैं या फिर बेड होता है या फिर टेबल होते हैं, इसके लिए हम ओन यूज़ करते हैं, ओन की प्रेपोजिशन। लेकिन आपको एक और बात पता होनी चाहिए कि मिस्टर चिप्स की जो हमने FSC में बुक पढ़ी थी उसमें इन दी बेड लिखा हुआ है एक जगह बुक में, इन दी बेड, जबकि मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, ऑन दी बेड। तो ये भी आपको पता होना चाहिए वो इन इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उन्होंने जो उसका बेड का नक्शा बताया हुआ है, जो बेड शो किया हुआ है, बेड के भी साइड के ऊपर आर्म्स बनी हुई हैं जैसे चेयर्स के बनी होती है ना, तो उसके लिए हम इन दी बेड यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैं एक्स्ट्रा चीज़ें इसलिए बता रही हूँ ताकि आपका चीज़ें रिवाइज़ होती रहे। वैसे तो हमने साथ साथ करना ही है, तो बाकी भी आपको रूल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट MCQ नंबर 10 है हमारे पास, द सुपरवाइज़र। यहाँ पे द क्यों यूज़ हुआ है, स्पेसिफाई कर रहे हैं कौन सा सुपरवाइज़र जिसकी आगे खूबी बयान की गई है। द इसलिए यूज़ करें क्योंकि हम उसको स्पेसिफाई कर दिए, उसकी खूबी बयान की है हमने, ठीक है। द सुपरवाइज़र हुम डैट, यहाँ पे देखिए हुम डैट, ये दोनों इकट्ठे यूज़ नहीं हो सकते एज अ रिडंडेंसी। जो हुम होता है इसके मीनिंग में ऑलरेडी डैट का मायने मौजूद होता है। होम के मीनिंग में ऑलरेडी डैट का मायने मौजूद होता है, इसलिए हम होम डैट यूज़ नहीं करते। वी मेट लास्ट वीक, लास्ट वीक है, लास्ट वीक किसको शो करता है, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को। जैसे पीछे एक अगो आया था ना,
अगो वाला सेंटेंस था तो वो भी किसको शो करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को। लास्ट वीक, लास्ट डे, यस्टरडे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट को शो करते हैं, यह पास्ट इंडेफिनिट है, कोई मसला नहीं है। इज़ दी सुपरवाइज़र, इज़ किसके लिए यूज़ हुआ है, सुपरवाइज़र के लिए। यहाँ पे असल सेंटेंस क्या है, अगर हम बाकी वाला जो उसका एडजेक्टिव पार्ट है उसको अगर हम रिमूव कर दें तो असल सेंटेंस हमारे पास ये आएगा, दी सुपरवाइज़र इज़ वेरी डिलीजेंट। दरमियान में तो उसकी खूबी बयान की हुई है ना, द सुपरवाइज़र इज़ वेरी डिलीजेंट, तो इसलिए इज़ उसके लिए आया है। यहाँ पे मैट क्यों आया है, मैट उसकी पास्ट में एक याददाश्त शो कर रहा है लास्ट वीक की वजह से। लेकिन यहाँ पे होम और डैड हम इकट्ठे नहीं कर सकते, हमें चाहिए सिर्फ होम, इसलिए हम डैड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 11 है दी कोच। यहाँ पे देखिए बार बार दी आ रहा है, इसलिए मैंने पहले भी दी कोच का बता दिया, तो ये चीज़ अब मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। तो दी कोच वांटेड नीदर टू लॉस नोर टाई एंड हिज ग्रेट स्पिरिट दैट टू अ ब्रिलियंट विन। यहाँ पे देखें, मैंने आपको पहले बताया कि हम जो नीदर नोर ईदर और है, इसके दोनों वर्ड्स के साथ प्रेफर नहीं करते कि हम कोई सब्जेक्ट को रिपीट करें, लेकिन हम हेल्पिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, इस तरह की चीज़ों को रिपीट करना प्रेफर करते हैं। लाइक यहाँ पे इस रिपीट करने को कहते हैं पैरेललिज्म। क्या कहते हैं इसको, पैरेललिज्म। तो हम क्या करते हैं, पैरेललिज्म को फॉलो करते हैं। द कोच वांटेड क्या है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। नीदर टू लॉस, यहाँ पे क्या है, टू लॉस, नोर टू टाई आएगा, नोर टू टाई आएगा। यहाँ पे बी में मसला है, बी क्या है हमारे पास, रोंग है। यहाँ पे क्या आना चाहिए, टू टाई। एंड हिज ग्रेट स्पिरिट लेड टू अ ब्रिलियंट विन, बाकी कोई मसला नहीं है। अगर आपको ये है कि बाज़ औक़ात मुझे नहीं लग रहा होता, कोई मसला नहीं है। आपको लगे, आपके दिमाग में कोई रूल हो कि इसमें ये हो सकते हैं, ये रूल लग सकते हैं, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट MCQ नंबर 12 है हमारे पास, ही इंजॉयड। अच्छा, इंजॉयड आया ना, पहली दफ़ा ये वर्ड आया है यहाँ पे। तो इंजॉयड के भी कुछ रूल होते हैं, जैसे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, जब हम वर्ब पढ़ेंगे ना, वर्ब, तब हम पढ़ेंगे इंजॉयड के बाद हिमसेल्फ आता है। इसके अलावा अवेंज्ड, हिमसेल्फ, काफ़ी सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके बाद हिमसेल्फ आता है, तो हम उनको भी देखेंगे कि किन किन के बाद हिमसेल्फ आता है। लेकिन हमेशा नहीं आता, जैसे यहाँ पे इंजॉयड के बाद हिमसेल्फ नहीं आया, तो तब मैं आपको पूरी तरह रूल समझाऊंगी कि कब आता है, कब नहीं आता है, क्यों आता है, ठीक है। ही इंजॉयड दी मूवी स्पेसिफाई कर दिए, बिकॉज हिज फेवरेट एक्टर स्टेड एंड द स्पेशल इफ़ेक्ट्स रिक्वायर्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अच्छा, जब आप वोकेबलरी के MCQ सोल्व करते हैं ना, वोकेबलरी के, उसमें आपको सिखाया जाता है कि हर सेंटेंस में कुछ सिग्नल्स दिए होते हैं, कुछ एंटोनिम सिग्नल्स होते हैं, कुछ काज एंड इफेक्ट सिग्नल्स होते हैं, कुछ कंट्रास्ट सिग्नल्स होते हैं। ये आपको सिग्नल्स देखने आने चाहिए। लाइक कंट्रास्ट सिग्नल का कैसे पता चलेगा, एक सेंटेंस एक बात करे, दूसरा उसके ऑपोजिट बात करे, तो वो कंट्रास्ट सिग्नल है, मतलब उसमें बट वगैरह आना है। लेकिन अगर वो उसका कॉम्प्लीमेंट सिग्नल है, उसका जो सिनोनिम सिग्नल है, तो उसमें क्या आएगा, एंड आएगा। तो यहाँ पे क्या है देखें, ही इंजॉयड द मूवी बिकॉज हिज फेवरेट एक्टर स्टेड द स्पेशल इफेक्ट्स रिक्वायर्ड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये क्या है, कंट्रास्ट सिग्नल है, तो यहाँ पे हम एंड नहीं बल्कि क्या यूज़ करेंगे, बट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बट जो कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वो यूज़ होगा, तो बीटा में मसला है, तो बीटा विल बी रोंग, ठीक है। दी स्पेशल इफेक्ट्स, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट MCQ नंबर 13 है हमारे पास, आई आस्क्ड हिम डैड। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कुछ हमारे पास एक्शन वर्ब्स होते हैं, या रिपोर्टिंग वर्ब्स कह लें, स्पेशली रिपोर्टिंग वर्ब्स होते हैं कुछ हमारे पास, जिनके बाद हम डैट नहीं यूज़ करते, कुछ के साथ करते हैं, कुछ के साथ नहीं करते। तो आस्क्ड जो है हमारे पास, ये एक रिपोर्टिंग वर्ब है, जैसे इंक्वायर्ड, आस्क्ड। तो इनके बाद हम क्या करेंगे, डैट को यूज़ नहीं करेंगे, इनके डैट को हम स्किप कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे डैट नहीं आएगा। ही आस्क्ड हिम व्हाई ही वांटेड टू ड्रैग हिज लैंडलॉर्ड इनटू कोर्ट, ठीक है। अच्छा, अगर कोर्ट के बाद इसकी थोड़ी सी कोर्ट की कोई खूबी बयान की होती, कोई इसकी एडजेक्टिव फ्रेज ऐड की होती, तो फिर हम कोर्ट के साथ द आर्टिकल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे वो नहीं यूज़ किया हुआ क्योंकि उसकी कोई खूबी बयान नहीं की गई। नेक्स्ट MCQ नंबर 14 है हमारे पास, व्हाट यू नीड टू डू। अच्छा, ये क्या है हमारे पास, व्हाट से शुरू हो रहा है, लेकिन एंड पे क्वेश्चन मार्क नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये कौन सा है, दो तरह के हमारे पास होते हैं ना, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक डायरेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होते हैं। एक में हम जिसमें सही तरह, जैसे व्हाट के बाद अगर डू आ जाता, तो ये क्या होता है, डायरेक्ट बन जाना था, तो इसके बाद हम एंड पे क्या करते, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते। लेकिन ये इनडायरेक्ट है, तो इसलिए इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें हम एंड पे क्वेश्चन मार्क यूज़ नहीं करेंगे। व्हाट यू नीड टू डू इज़ टू असेंबल, इज़ किसका है, व्हाट के लिए, व्हाट इज़,
टू असेंबल द पार्ट्स टुगेदर विदन गिवन टाइम, विदन रेंज दी हुई है, गिवन टाइम, ठीक है। अब मसला किस में लग रहा है, टू डू नीड के बाद टू है, फर्स्ट फॉर्म है, कोई मसला नहीं। लेकिन मसला किस में है, असेंबल में मसला है या फिर टुगेदर में मसला है। तो यहाँ पे क्या है, रिडंडेंसी आ गई पीछे। जैसे हमने एक और रिडंडेंसी का सोल्व किया था कि जो दो सिमिलर मीनिंग के होते हैं ना, उनको हम एक साथ नहीं यूज़ कर सकते, इसलिए हम असेंबल टुगेदर को एक साथ यूज़ नहीं करेंगे, हम टुगेदर को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे एक सेंटेंस से। तो इसलिए इसका चार्ली ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट है, कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरी रिलेशनशिप बट इट इज़ स्पेशली इम्पोर्टेंट टू अ न्यूली मैरिड कपल। ठीक है, यहाँ पे स्पेशली के भी एक रूल होता है जो हम एडवर्ब में डिस्कस करेंगे। स्पेशली और एक स्पेशल होता है, एक स्पेशल होता है, इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क होता है। लेकिन यहाँ पे सिंपल देख लेंगे, ये जैसे पीछे हमने एक कंट्रास्ट सिग्नल वाला किया है, मैंने आपको बताया ना कि हर सेंटेंस में सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स आपको पता चलेंगे, एक तो आपको इसका लेक्चर्स लेना पड़ेगा, सिग्नल्स जो उसका सिनोनिम एंटोनिम काज एंड इफेक्ट सिग्नल होते हैं। दूसरा, आपको सेंटेंस को 2-3 बार रीड करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा है, कम्युनिकेशन इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरी फील्ड, बट ये क्या है जो हमारे पास एंटोनिम सिग्नल है, ठीक है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कंट्रास्ट सिग्नल। लेकिन बट कंट्रास्ट सिग्नल के साथ साथ हमारे पास क्या है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, कोऑर्डिनेट कंजक्शन जो हमारे पास फैन वॉइस होती हैं, जब ये सेंटेंस में यूज़ होती है तो इनसे पहले हम क्या करते हैं, कोमा यूज़ करते हैं। तो इसलिए इससे पहले हम कोमा यूज़ करेंगे, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 16। Nasir is dishonest, he steals hubcaps for a living। ठीक है, यहाँ पे नासिर इज़ डिसऑनेस्ट, यहाँ पे एक पूरा सेंटेंस है, ठीक है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। इसके अलावा जो दूसरा ही स्टील्स, ही सब्जेक्ट मौजूद है, स्टील्स उसका हेल्पिंग वर्ब वगैरह सारा कुछ मौजूद है, इसलिए दूसरा भी इंडिपेंडेंट है। दोनों कौन से, इंडिपेंडेंट है। दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने के 3 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन यूज़ करें, दूसरा तरीका होता है हम सेमी कोलन यूज़ करें, ठीक है, तीसरा तरीका होता है फुल स्टॉप लगा के हम उनको सेपरेट कर दें। यहाँ पे देखें, पहले डैश यूज़ किया, डैश नहीं तरीका, तीनों में से कोई दूसरे में भी कुछ यूज़ भी नहीं किया, ये भी गलत है। तीसरे में कोमा है, कोमा जो है वो हम किस में यूज़ करते हैं, एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट को कनेक्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ पे दोनों इंडिपेंडेंट है तो हम क्या यूज़ करेंगे, सेमी कोलन, इसलिए हमारे पास डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ है नेवर वाज कोर्डोवा। यहाँ देखें नया रूल आ गया जो हमने एग्रीमेंट मिस्टेक्स में पढ़ा है कि जो इन्वर्जन, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, नेवर, हार्डली, स्केर्सली, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं इनमें हम इन्वर्जन यूज़ करते हैं। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है ना, मतलब जैसे डिड वगैरह, इसको हम उसकी लोकेशन से पहले यूज़ करेंगे, यानी बिल्कुल नेवर वगैरह के बाद यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखें नेवर वाज कोर्डोवा, ठीक है, यहाँ पे बीटा गलत हो जाएगा तक पूरा। अब हमें अल्फ़ा, चार्ली और डेल्टा में देखना है कौन ठीक है। ठीक है, नेवर वाज कोर्डोवा सो प्रोस्पेरियस, ठीक है, अंदलस सो रिच, देखें सो के बाद रिचर नहीं आना, सो के बाद रिच आएगा, इसके बाद मोर ट्रिम्फर्ड। यहाँ पे अगर सेकंड डिग्री नहीं आ सकती, यहाँ पे भी सेकंड डिग्री नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पे दोनों साइड्स पे सेम डिग्री होनी चाहिए, यहाँ पे भी सिंपल डिग्री है, यहाँ पे भी सिंपल डिग्री है, तो अल्फ़ा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ नंबर 18 है हमारे पास, फ्यू गेट पेंशन। अच्छा, यहाँ पे फ्यू का रूल आ गया, फ्यू जो होता है ये इक्वल टू 0, समझ ले फ्यू कुछ होता ही नहीं है। इसके बाद आते हैं आ फ्यू, ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपको रूल पता होना चाहिए। ठीक है, जहाँ फ्यू होता है ना, हम फ्यू को मोस्टली यूज़ नहीं करते, फ्यू जहाँ भी होगा आपने उसको दा फ्यू में चेंज कर दिया है। बहुत कम केसेस होंगे कि अगर कोई बंदा फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस है जिसमें शो हो रहा है कि एक बंदा बहुत ज़्यादा मुफलिस है, बहुत ज़्यादा मोहताज है, तो वहाँ पे हम फ्यू यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम दा फ्यू ही यूज़ करेंगे, यहाँ पे फ्यू यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अ फ्यू गेट पेंशन्स, ये भी FSC की बुक की लाइन है। एवरी फैमिली हैज़, फैमिली जो है कलेक्टिव नोन है, एवरी यूज़ हुआ है, एवरी के साथ सिंगुलर आना है, ठीक है, हैज़ में कोई मसला नहीं है। अ गार्डन एंड अ फ्यू, यहाँ पे देखें जो फ्यू चिकन्स, यहाँ पे देखें एंड फ्यू चिकन्स, फ्यू का मतलब क्या होता है 0, लेकिन हमने क्या यूज़ करना है, आ फ्यू, ठीक है, आ फ्यू वाले C और D में रह गए। एंड दे मेक फ्यू डॉलर्स, ये फ्यू आ गया इसलिए हमने चार्ली कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट MCQ नंबर 19 है हमारे पास, गिवन द पॉसिबिलिटी ऑफ एनोनिमस बाइडर
दीज थिंग्स मे रिमेन इंटेंजिबल, इंटेंजिबल जो समझी ना जा सके, वैग जो समझी ना जा सके। ये पहला MCQs है जो वर्डिनेस से आया है, बाकी सारे रिडंडेंसी या पैरेललिज्म या फिर रेपिटिशन से थे। ये वर्डिनेस का MCQs है। वर्डिनेस का आपको पता होगा कि दो सिमिलर मीनिंग के वर्ड हो, मतलब हम प्रेफर ये करते थोड़े वर्ड इस्तेमाल करना। लाइक एक वर्ड है ना मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या होती है? इंटेंजिबल चीज़, वैग चीज़, वेल्ड या कुछ हिडन चीज़ हो, उसको क्या कहते हैं? मिस्ट्री कहते हैं। इसलिए यहाँ पे हम किसको प्रेफर करेंगे? इंटेंजिबल एंड वैग, इसको प्रेफर नहीं करेंगे। दो लफ्ज़ है, वेल्ड एंड हिडन, ये भी दो लफ्ज़ है, नहीं प्रेफर करेंगे। मे रिमेन अ मिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें भी मिस्ट्री है, इसमें भी मिस्ट्री है। अब देखिए वर्ड्स किस में ज़्यादा है? इसमें वर्ड्स ज़्यादा, इसलिए इसको भी प्रेफर नहीं करेंगे। हालांकि ये सारे ही ठीक है ग्रामेटिकली, लेकिन हमने वर्डिनेस के हिसाब से सॉल्व करना है, तो इसलिए हमारे पास डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 20 है हमारे पास। आई नीड टू फाइंड अ न्यू रूममेट। यहाँ पे देखें सेंटेंस जो दूसरा है ये बिकॉज से शुरू हो रहा है। बिकॉज सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। सबऑर्डिनेट कंजक्शन जिस सेंटेंस के शुरू आ जाए उसको क्या बना देती है? उसको डिपेंडेंट बना देती है। डिपेंडेंट सेंटेंस फुल स्टॉप से सेपरेट नहीं हो सकता, उसको कोमा के साथ किसी इंडिपेंडेंट के साथ जोड़ना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने फुल स्टॉप लगाया हुआ है, इसलिए बीटा ऑप्शन तो कभी भी हो नहीं सकता, ठीक है। इसके बाद दूसरी चीज़ होती है अल्फ़ा में भी देखें, अल्फ़ा में यही काम किया हुआ कि बिकॉज से न्यू सेंटेंस शुरू किया और उसको किसी और के साथ कनेक्ट नहीं किया हुआ, तो अल्फ़ा में भी ये मसला अब हमारे पास रह गए चार्ली और डेल्टा ऑप्शन। चार्ली में देखें आई नीड टू फाइंड अ न्यू रूममेट बिकॉज दी वन आई हैव नाउ नॉट वर्किंग आउट टू वेल। जो मेरी अभी की रूममेट है वो सही तरह काम नहीं कर रही, ठीक है। यहाँ पे देखें नाउ आई हैव नाउ नॉट वर्किंग टू वेल। नॉट वर्किंग से पहले जो इसका हेल्पिंग वर्ब है वो मिसिंग है। यहाँ पे देखिए हैव का हेल्प, आई का हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव आ गया। हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब नहीं आया यहाँ पे, आपको पता होना कि हैव यहाँ पे आता मेन वर्ब आया है, मेन वर्ब है, तो इसलिए वर्किंग को न्यू हेल्पिंग वर्ब चाहिए, तो इसलिए इसको इज वगैरह का हेल्पिंग वर्ब चाहिए जो डेल्टा में मौजूद है, इसलिए डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs नंबर 21 है हमारे पास। I think I have been playing very well. So to say that my heart is not in it is hurtful, ठीक है। सो से जो सेंटेंस होता है ये क्या होता है? डिपेंडेंट क्लास बना देते हैं। सो भी डिपेंडेंट क्लास बना देते हैं। एक डिपेंडेंट क्लास को दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास से जोड़ने के लिए हम कोमा यूज़ करते हैं। हम उसको फुल स्टॉप से नहीं कर सकते अलहदा, हम उसको सेमी कोलोन या कोलोन से भी अलहदा नहीं कर सकते, हम उसके लिए सिर्फ कोमा यूज़ करते हैं या फिर हम बिकॉज वगैरह इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे सो ऑलरेडी यूज्ड है तो हम डबल कंजक्शन नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे? सिर्फ कोमा ऐड कर देंगे, तो कोमा के इसमें बीटा ऑप्शन में, इसलिए बीटा करेक्ट होगा। चार्ली में उन्होंने सेमी कोलोन लगाया। सेमी कोलोन आपको पता है दो इंडिपेंडेंट को कनेक्ट करता है, लेकिन सो की वजह से ये डिपेंडेंट क्लास बन गई, इसलिए इसको कनेक्ट नहीं कर सकते। डेल्टा में देखें कोलोन लगाए, कोलोन लिस्ट वगैरह को शो करने के लिए होता है, तो यहाँ पे कोई लिस्ट वगैरह कोई चीज़ें नहीं शो की गई, तो इसलिए कोलोन भी यूज़ नहीं कर सकते। MCQs नंबर 22 है हमारे पास। नोट डैट ही वॉज बोस्टफुल, जो शोखी मारता है, शेखी बगाड़ता है ना, और कंसीटेड या फिर थोड़ा सा एरोगेंट टाइप होता है। नो डैट ही वॉज बोस्टफुल और कंसीटेड, बट यहाँ पे देखें ना बट आ गया ना, आपको मैंने अभी बताया कि बट कोऑर्डिनेट कंजक्शन होती है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होती है, इससे पहले कोमा यूज़ होता है। चारों में कोमा यूज़ हुआ है, ठीक है। बट एज एम्बिशियस एज मोस्ट अदर मैन एट सच एज, यहाँ पे देखें ही वाज बोस्टफुल, ठीक है। इसलिए बट के बाद भी हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। नाउ ही वाज, बट ही वाज नॉट एज एम्बिशियस एज, मतलब कुछ इस तरह का सब्जेक्ट होना चाहिए, इसलिए अल्फ़ा नहीं करेंगे। बीटा में देखें ही हैड बीन एज एम्बिशियस एज अदर मैन एट सच एज। अगर एक साइड पे पास्ट इंडेफिनेट यूज़ हो तो हम बट की दूसरी साइड पे क्या यूज़ करते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस। एक साइड पे पास्ट इंडेफिनेट है, दूसरी साइड पे पास्ट परफेक्ट यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारे पास जो यहाँ पे बीटा ऑप्शन है इसमें पास्ट इंडेफिनेट है, इधर पास्ट परफेक्ट है, इसलिए बीटा हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट बाकी आप रीड कर लें तो उनमें भी कोई ना कोई एरर ज़रूर मौजूद होगा ना। वो MCQs नंबर 23 है हमारे पास। ड्राइविंग डाउन द स्ट्रीट माई टोडलर स्टार्टेड क्राइंग for her teddy bear that she left at the grandmother's home। यहाँ पे देखें ड्राइविंग डाउन दी स्ट्रीट,
ठीक है। इस तरह का जो सेंटेंस, इसका सब्जेक्ट वगैरह मिसिंग होता है, सब्जेक्ट वगैरह मिसिंग होता है, यानी व्हेन आई वाज ड्राइविंग डाउन दी स्ट्रीट, यानी आई यूज़ हो इसमें या कुछ इस तरह का सब्जेक्ट यूज़ हो, ये फिर ही करेक्ट हो सकते हैं, अदरवाइज़ ये इनकरेक्ट होता है। तो इसलिए ड्राइविंग डाउन से हम इसको इनकरेक्ट करेंगे, इसको भी इनकरेक्ट करेंगे। इसमें देखिए बीटा और डेल्टा दोनों में सब्जेक्ट मौजूद है, एज आई वाज ड्राइविंग डाउन दी स्ट्रीट। अब हमने देखना है गलती कहाँ पे है। माई टोडलर स्टार्टेड क्राइंग फॉर हर टेडी बियर डैट शी हैड लेफ्ट एट हर ग्रैंड मदर्स होम। ठीक है, ये बीटा में कोई मसला नहीं है, तो हमारे पास बीटा जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास 24, ईदर यू मस्ट वेयर योर सूट और योर टक्स। इसमें आपको मैंने पहले भी बताया, ईदर वगैरह ये जो चीज़ें, मोर, ईदर, मतलब इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, ये जिस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं बिल्कुल उसके साथ यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे ईदर यू को मॉडिफाई नहीं कर रहा, ईदर यू को मॉडिफाई नहीं कर रहा, इसलिए अल्फ़ा और डेल्टा दो गलत हो गए। यू मस्ट ईदर वेयर, ये वेयर को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास जो 24 क्वेश्चन है सारा देख रहे, यू मस्ट वेयर ईदर योर सूट, अच्छा ये सूट को मॉडिफाई कर रहा है, और योर टक्स, तो इसमें चार्ली करेक्ट ऑप्शन होगा। वेयर को नहीं, ये सूट को सॉरी कर रहा है, तो ये सूट वाला जो होगा, ये चार्ली वाला जो होगा, ये हमारे पास करेक्ट होगा। ये आपने देखना है कि ये किसको मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 25 है हमारे पास, माई फेवरेट मेडिटेरियन स्प्रेड इज़ ह्यूमन, इट इज़ वेरी गार्लिकली। इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसी तरह होगा कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को यहाँ फुल स्टॉप से सेपरेट कर सकते हैं, या फिर हम सेमी कोलन से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर कोऑर्डिनेट कंजक्शन लगा सकते हैं। तो अल्फ़ा में उन्होंने फुल स्टॉप से सेपरेट किया हुआ है, तो अल्फ़ा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 26 है, ये कंडीशनल सेंटेंस है। आपको कंडीशनल तीन तरह के, जो बल्कि चौथी तरह का जो जीरो कंडीशनल है, आपको ये चारों तरह के कंडीशनल सेंटेंस पता होने चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, इफ़ दे पुश्ड दी बटन, ये डेल्टा में देखें, एक साइड पे अगर पास्ट इंडेफिनिट हो तो दूसरी साइड पे वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म होगी, तो डेल्टा विल बी करेक्ट ऑप्शन। बाकी ये कंडीशनल्स एक दफ़ा देख लें आप, अगर आपको नहीं आते तो। वैसे तो ये बच्चों को मोस्टली आते होते, इसमें किसी को मसला नहीं होता। MCQs नंबर 27 है हमारे पास, whenever he rose to speak at the meeting or even when he talked across a table, people prepared their minds for the joke। ठीक है, ये मिस्टर चिप्स की लाइन है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास चार्ली है। बाकी सब ऑप्शन में एक आधा मसला है, मतलब उसमें किसी में कुछ कोमा वगैरह मिसिंग यूज़ किया हुआ है, किसी में कुछ मसला है, तो वो सारे आप खुद देख लें। अभी मैंने मैक्सिमम जो रूल्स हैं, मेरा मकसद यही है कि आपको रूल्स याद कराना, जिसमें कोई नया रूल आएगा तो उसको मैं दोबारा सही तरह बता दूंगी, बाकी इस तरह देख लें आप खुद ही। नेक्स्ट MCQ नंबर 28 है हमारे पास, हैविंग सीन ब्लैक पूल टावर द आईफल टावर इज़ मोर इम्प्रेसिव। अच्छा, इसमें देखें सब्जेक्ट कहाँ है, पहले में देखें सब्जेक्ट दिया हुआ है उन्होंने, पहले में उन्होंने सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, आई, ही, शी, दे वगैरह कोई भी इस तरह का सब्जेक्ट नहीं है। बीटा में देखें, हैविंग सीन ब्लैक पूल टावर शी थिंक्स, अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, बीटा में सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। बाकी आफ्टर सीन नहीं होगा, आफ्टर सीइंग ब्लैक पूल टावर द आईफल टावर इस डेल्टा में भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ, चार्ली में सीन नहीं होगा, अल्फ़ा में सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए हमारे पास बीटा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 29 है हमारे पास, बाय पेइंग टू मच, बाय से जो सेंटेंस स्टार्ट होगा वो डिपेंडेंट क्लास हो गई, यहाँ पे डिपेंडेंट को इंडिपेंडेंट से जोड़ना ज़रूरी है, यहाँ पे नहीं जोड़ा गया इसलिए गलत हो गया। पेइंग टू मच अटेंशन टू पोल्स कैन मेक अ पॉलिटिकल लीडर अनविलिंग टू प्रपोज इनोवेटिव पॉलिसीज़। इसका जो हमारे पास करेक्ट होगा ये बीटा करेक्ट होगा। चार्ली में देखें, पोल्स अ पॉलिटिकल लीडर, यहाँ पे मसला है, पोल्स कैन मेक अ पॉलिटिकल लीडर, यानी इस तरह नहीं यूज़ हो सकता, डेल्टा में भी तकरीबन यही मसला है, तो इसलिए बीटा हमारे पास करेक्ट होगा। लास्ट MCQ है, द स्टूडेंट पास्ड ऑलमोस्ट हर क्लासेस, ये भी उसी तरह का है जैसे हमने ईदर और वगैरह के लिए किया कि ये जिस वर्ड को मॉडिफाई करते हैं बिल्कुल उसके साथ यूज़ होते हैं। तो 30 में क्या है, जो ऑलमोस्ट है, ऑलमोस्ट पास्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट को पास्ट से पहले आना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मॉडिफाई कर रहे हैं पास्ट को, ना कि पास्ट मॉडिफाई कर रहे हैं ऑलमोस्ट को, तो इसलिए बीटा करेक्ट होगा। ठीक है, ये हमारा मिसलेनियस मिस्टेक का सारा जो लेक्चर था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कम्बिनेशन मिस्टेक्स करेंगे। बाकी आप इसकी जो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है खुद सॉल्व करेंगे, कोई MCQ समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।